हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास 1 होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी 2025 को आयोजित होनी है, तो तब तक हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास है ये हम कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने के लिए हमें जानना होगा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास होता क्या है? तो देखिए, इतिहास है जो इतिहास में होता क्या है कि इसमें हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में क्या किया जाता है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन। तो इस प्रकार से इतिहास और इतिहास है जो यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इति धन हास। इति धन हास से मिलकर बना होता है क्या? इतिहास शब्द, जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा। और हास का अर्थ होता है निश्चित। हास का अर्थ होता है निश्चित, अर्थात ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी गई हों अतीत में, इनका अध्ययन किया जाता है इतिहास में। और इतिहास के जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। हालांकि ये सारे फैक्ट हैं जो हम जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम ये सब पढ़ते हैं, परंतु शुरुआत में थोड़े से ये फैक्ट जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो हेरोडोटस हैं जो हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस द्वारा लिखी गई। हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्हें जो हेरोडोटस हैं, इन्हें इतिहास का पिता कहा था जो यूरोपीय विद्वान थे सिसरो। जो सिसरो नाम के यूरोपीय विद्वान थे, इन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। तो इस प्रकार से भी एक फैक्ट तैयार हो जाएगा कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसके द्वारा कहा गया। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता यूरोपीय विद्वान सिसरो के द्वारा कहा गया, ठीक है। इतने फैक्ट हमें ये याद रख के चलना है। इतिहास है जो, यदि हम इतिहास की बात करें, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? यदि हम साक्ष्य के आधार पर बात करें तो साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1 भाग है प्रागैतिहासिक काल। इसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री, इसे हम प्रागैतिहासिक काल है जो, इस काल में हम ऐसी घटनाओं का, ये जो काल है एक ऐसा समय था जिस समय की यदि हमें जानकारी चाहिए है, हमें पता करना है कि इस समय पर क्या हुआ होगा, तो इस समय हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जो प्रागैतिहासिक काल है, इस समय की हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात इस समय पर जो भी मानव या मनुष्य थे, लिखित जानकारी नहीं प्राप्त होती। अर्थात इस समय पर मानव जीवन जो व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने कोई भी लिखने का कार्य नहीं सीखा था। लिखित सामग्री हमें इस समय की प्राप्त नहीं होती है और ऐसे समय को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। यदि इस समय की बात करें तो इस समय पर जो पाषाण काल है, क्योंकि यदि हमें इस समय की जानकारी चाहिए है तो पाषाण उपकरणों से, जो लोगों के द्वारा पाषाण उपकरण प्रयोग किए गए, उनके अध्ययन के आधार पर ही हमें पता चलेगा कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। तो इस समय पाषाण काल
है जो इस टाइम पीरियड को हम पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्यों ने पत्थरों से बने हुए औजारों का उपयोग किया था। तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय है जिस समय की हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और इस समय में पाषाण काल प्रमुख रूप से आता है। चलिए, और दूसरा है जो प्रागैतिहासिक काल हो गया एक, हमने साक्ष्यों के आधार पर इसे कितने भागों में, 3 भागों में बांटा है, 3 प्रकारों में। तो प्रागैतिहासिक काल हो गया एक, और दूसरा है जो इसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटो प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री है जो एक ऐसा समय है, इस समय पर जो मनुष्य हैं, लोगों ने लिखना तो सीख लिया था और वो लोग समझते होंगे, परंतु हमें उनकी जो लिखित जानकारी मिलती है पत्थरों पर, या हमें जो भी उनकी लिखावट प्राप्त होती है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा समय है जिस समय पर लोगों ने लिखना तो स्टार्ट कर दिया था और हमें उनकी जानकारी भी मिली है, परंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते, हम उस उनकी लिखावट को समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसा जो समय है वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम हड़प्पा सभ्यता को ले सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की हमें जो जानकारी लिखित रूप में मिली हुई है वह हम नहीं समझ पाए हैं। तो इसमें आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए, हमने 2 प्रकार देख लिए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पर जगह कम होने के कारण मेरे इस स्क्रीन पर मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और नंबर 3 समझते हैं। तो जो नंबर 3 है वह है ऐतिहासिक काल। नंबर 3 में क्या आ जाएगा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह वह समय है जब मनुष्य ने लिखना तो पहले ही सीख लिया था। इस समय की हमें सभी लिखित जानकारियां प्राप्त हैं, अर्थात मनुष्य ने लिखना भी प्रारंभ कर दिया, हम उसे पढ़ भी सकते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है 600 बीसी से लेकर के हम अब तक का मान सकते हैं। इसमें सभी धार्मिक ग्रंथ या फिर राजनीतिक ऐतिहासिक जो भी ग्रंथ हैं सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, ऐतिहासिक काल के अंदर। इसमें हम रामायण, महाभारत, कुरान, जो भी ग्रंथ हैं, चाहे ऐतिहासिक हों और चाहे धार्मिक ग्रंथ हों, सभी ग्रंथ इसी में आ जाएंगे ऐतिहासिक काल के अंदर। तो इस प्रकार से जो इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम देख चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और हमने इसको समझ भी लिया है। चलिए, अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, हमने अभी देखा कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय है जिस समय पर इस समय पर मनुष्यों ने लिखना प्रारंभ नहीं किया था। प्रागैतिहासिक काल ये एक पाषाण काल था। इस समय पर मनुष्य पाषाण अर्थात पत्थरों का उपयोग किया करते थे। तो ये जो समय है ये हर जगह चल रहा था, लेकिन हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस काल का अध्ययन करना है कि इस समय पर मध्य प्रदेश की किन स्थानों से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, वह कौन कौन से स्थान हैं। ठीक है, इसके पहले हम पाषाण काल को समझेंगे, इसके बाद हम मध्य प्रदेश के स्थलों की ओर चलेंगे। चलिए, हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण काल है, यदि हम पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल को भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। चलिए, हम पाषाण काल को देखेंगे। यदि पाषाण काल, तो इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
और तीसरा आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो इस प्रकार से पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे यदि हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, परंतु हमें अभी इतना ही पढ़ना है। अब देखिए, पुरापाषाण काल है जो इस समय पर जो मनुष्य है, इस काल में जो मनुष्य है अस्थायी रूप से निवास करता था। पूरा पाषाण, चलिए हम एक एक को लेकर के देखते हैं। सबसे पहले हमने पाषाण काल का पहला प्रकार देखा, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य है क्या करता था, इस समय पर जो मनुष्य है पुरापाषाण काल में जो मनुष्य है अस्थायी निवास करता था। क्या करता था? अस्थायी, अर्थात एक जगह पर स्थायी रूप से घर बना करके नहीं रहता था। मनुष्य ने एक जगह रहे, स्थान छोड़ दिया, दूसरी जगह रहने लगे, क्योंकि इस समय पर मनुष्य हैं जो मुख्य रूप से आखेटक हुआ करते थे। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। इस समय पर मनुष्य है जो शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। मुख्य रूप से जो मानव है वह खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, शिकार करते थे और जंगलों से अपने खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और पुरापाषाण काल में जो मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत व यदि हम पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश की बात करें तो पुरापाषाण काल में जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश उत्तर भारत व दक्षिण भारत की तत्कालीन हथियारों और औजारों, जो उस समय पर हथियार प्रयोग किए जाते थे, अर्थात पुरापाषाण काल में पूरे भारत में जो औजार प्रयोग किए जाते थे, उस समय यदि हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति जो हमारा देश है उसके बीचों बीच है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यदि हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर भी लोग रहते थे, यहाँ पर भी लोग रहते थे, परंतु मध्य प्रदेश बीचों बीच में स्थित होने के कारण इस समय के जो हथियार हैं, औजार हैं, वो जो उद्योग हैं, उन सब के लिए ये संगम स्थल था। क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए इस समय जो औजार उपयोग किए जाते थे, जो भी कार्य किए जाते थे, उनके लिए मध्य प्रदेश क्या था? संगम स्थल था। और इस काल में यदि हम प्रमुख औजारों की बात करें तो इस समय पर जो औजार उपयोग किए जाते थे उसे कहा जाता था हस्त कुठार, अर्थात हाथ वाली कुल्हाड़ी। तो औजारों की यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते थे हस्त कुठार। क्या प्रयोग किए जाते थे? हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी, हाथ वाली कुल्हाड़ी, और बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी भी, और खुरचनी, इस प्रकार के जो औजार हैं इस पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा उपयोग किए जाते थे। चलिए, यदि इस काल के प्रमुख जो औजार हैं, यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें, अर्थात पुरापाषाण काल, हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल की। तो जो पुरापाषाण काल है, इस समय पर हमने देखे कि जो औजार हैं, इस समय के औजार हैं जो हमने देखे कि हत्थे वाली कुल्हाड़ी, अर्थात हस्त, जिसे हम कहते हैं हस्त कुठार, और बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, इस प्रकार के जो औजार हैं वो लोगों के द्वारा उपयोग किए जाते थे। और मध्य प्रदेश में जो इस समय के औजार हैं नदियों के किनारे मिले, नदी घाटियों में प्राप्त हुए खनन के दौरान। वे कौन कौन सी नदी घाटियां हैं? तो इसमें प्रमुख रूप से नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, चंबल, सोन, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा और सोनार, ये जो नदियां हैं इनकी घाटियों में इस समय के औजार खनन के दौरान
प्राप्त हुए हैं। और यदि हम सर्वाधिक औजार की बात करें तो सर्वाधिक औजार है जो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं पुरा पाषाण काल के। तो इस प्रकार से पुरा पाषाण काल से संबंधित जो फैक्ट हैं आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। अभी हमने पुरा पाषाण काल देखा, अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है, इस समय पर जो मानव है, मनुष्य क्या करता था, जो मनुष्य औजार उपयोग करता था। जैसे हमने देखा कि पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य मुख्य रूप से खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते मनुष्य जो औजार उपयोग करते थे, औजार तो वो पाषाण के ही उपयोग करते थे, लेकिन जब कुछ समय बीता तो इन्होंने जो औजार हैं, छोटे छोटे औजारों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। छोटे का मतलब है उन्होंने उसे आकृति देना शुरू कर दिया। औजारों को छोटा बनाया घिस घिस के। तो इस प्रकार से जो इस समय के औजार हैं छोटे होते थे, और इन औजारों को कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार उपयोग किए जाते थे उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, क्योंकि इन औजारों का जो आकार है वह छोटा होता था। और इस काल के जो औजार हैं वो उच्च कोटि के पत्थरों से बने थे, और इन उच्च कोटि के पत्थरों में जैसे जैस्पर और फ्लिंट नामक पत्थर आते थे। जैस्पर हो गया, फ्लिंट हो गया। तो ये उच्च कोटि के जो पत्थर हैं, इन पत्थरों से मध्य पाषाण काल के औजार बने हुए थे। और जिसमें यदि हम औजारों की बात करें तो औजार में बेधनी, खुरचनियां, तो इस प्रकार से इन्होंने औजार तैयार कर लिए थे, जिनमें मुख्य रूप से औजारों में बेधनी और खुरचनी, ये प्रमुख औजार थे मध्य पाषाण काल के। और नोक, अर्थात इन्होंने धारदार औजार बना लिए थे आदि मानव ने, मनुष्यों ने। और इस समय पर जैसे हमने देखा कि पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य है वह क्या करता था? शिकार करता था। मुख्य कार्य उनका शिकार था, और जंगलों से खाद्य संग्राहक, मतलब खाद्य को इकट्ठा करना इनका मुख्य कार्य था। परंतु मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य है इन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। तो मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख घटना है पशुपालन। तो ये याद रखना है कि इस समय पर जो मनुष्य हैं इन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। और जिसका यदि हम प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो ये हमें आदमगढ़ से मिला हुआ है, और राजस्थान से भी मिला हुआ है, राजस्थान के बागौर से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। अभी हम आदमगढ़ को डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, परंतु ये याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। हमने पुरा पाषाण काल देख लिया, मध्य पाषाण काल देख लिया, अब हम देखेंगे नव पाषाण काल। तो जो नव पाषाण काल है, अर्थात जब मनुष्य, ये भी पाषाण काल ही है, लेकिन पाषाण काल का आखिरी हिस्सा कह सकते हैं, जब मनुष्य धीरे धीरे विकास कर रहा था। तो ये नव पाषाण काल है जो इसे कहा जाता है मानव इतिहास में क्रांति का काल। इसे क्या कहा जाता है? क्रांति का काल। यदि हम मानव इतिहास की बात करें तो नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय पर जो मनुष्य है, मनुष्य ने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया था। अभी तक जो मनुष्य है वो स्थायी निवास नहीं करता था, एक जगह से दूसरी जगह अपना निवास करते थे, अस्थायी निवास करते थे। परंतु नव पाषाण काल के आते आते, देखिए ये इन घटनाओं के आधार पर ही इसे डिवाइड किया गया है कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मनुष्य ने स्थायी निवास करना जब से प्रारंभ किया उसी को नव पाषाण काल कहा गया। तो इस समय की ये एक महत्वपूर्ण घटना है। इस समय पर मनुष्य ने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया था। स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया क्यों? क्योंकि इन्होंने कृषि करना आरंभ कर दिया था। तो
कृषि का प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। और ये सभी घटनाएं हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो कृषि का जो कार्य है, कृषि का प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में। और मनुष्य ने स्थायी निवास प्रारंभ कब किया? नवपाषाण काल में। और इसी समय पर पहिए का भी आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? पहिए का। तो मनुष्य, इसी समय पहिए का भी आविष्कार हुआ, कृषि का भी प्रारंभ हो गया। इसी कारण से मनुष्य ने स्थायी निवास भी शुरू कर दिया और इसी समय पर अग्नि का प्रयोग भी हुआ। देखिए, अग्नि का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, अग्नि से यदि हम परिचय की बात करें तो मनुष्य अग्नि से परिचित था इसके पहले ही, परंतु इसका प्रयोग करना नवपाषाण काल से मनुष्य ने शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से ये अग्नि का प्रयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार से नवपाषाण काल है जो, इसे कहा जाता है क्रांति का काल। चलिए, अब आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो से हम जो प्रागैतिहासिक काल और इनके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं मध्य प्रदेश में, उनको एक एक करके देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।